आदाब, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम दस्तक कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दर्दनाक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक लड़की की है जो वेस्ट बंगाल के शाखे में रहती थी और वो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी और उसकी एक दिन रहस्यमय तौर पर हत्या कर दी जाती है। ये बात 8 और 9 अगस्त 2024 की रात की है। रोज़ाना की तरह उस रात भी उसकी माँ उस ट्रेनी डॉक्टर को कॉल करती है और पूछती है, बेटी तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया है या नहीं। वो मुस्कुरा कर जवाब देती है कि अभी तो खाना नहीं खाई हूँ, क्योंकि अभी राउंड पर जाने का वक्त है। मैं पेशेंट वार्ड से वापस आने के बाद खाना खा लूँगी। तो माँ उसकी कहती है कि रात के 11 बज चुके हैं, तुम ज़रूर से जल्दी खाना खा लेना। वो ट्रेनी डॉक्टर महज 31 साल की थी और वो चेस्ट मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी, दूसरे साल की स्टूडेंट थी। राउंड पर मरीज़ों को चेकअप करने के बाद, दवा वगैरह देने के बाद जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो वापस आती है तकरीबन 1 और 2 बजे के बीच और अपने 2 साथी ट्रेनी डॉक्टरों के साथ बैठकर खाना खाती है। वो खाना उसने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था। खाना खाने के बाद वो अपने साथियों से कहती है कि वो थोड़ा आराम करना चाहती है, इसलिए वो 4th फ्लोर पर सेमिनार हॉल में चली जाती है। चूँकि उस दिन उसकी 36 घंटे की लगातार ड्यूटी थी तो ज़्यादा थकावट हो गई थी, इसलिए वो वहाँ जाकर सो जाती है। और उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए कोई अलग से ऑन कॉल रूम नहीं होता है, इसलिए वो वहीं जाकर आराम करने लगती है। और 9 अगस्त की रात उसके लिए आखिरी रात होगी और इतनी भयानक रात होगी उसने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ उस रात कई लोग मिलकर बलात्कार करते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल कर देते हैं। अगले दिन सुबह जब एक डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में जाती है तो वहाँ उस ट्रेनी डॉक्टर की अधनंग अवस्था में पड़ी हुई लाश देखती है, जो खून में लथपथ होती है। वो देखकर हैरान हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली ही नज़र में उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश को देखने से मालूम होता था कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर रेप किया है और उसका कत्ल किया है। जिस तरह से उस लड़की की हत्या की गई थी, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके जिस्म का कोई हिस्सा बगैर चोट के खाली नहीं था। उसके अंग अंग से खून बह रहा था, हर जगह चोट के निशान पाए गए थे। उसकी आंखों पर ऐसा वार किया गया था कि उसके चश्मे का शीशा टूटकर उसके आंखों में धंस गए थे और उसकी आंखों से खून बह रहे थे। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसके होंठ और मुंह से भी खून बह रहा था। उसके चेहरे और मुंह पर चोट के निशान थे। देखकर मालूम होता था उसके मुंह को ज़ोर से दबाया गया था ताकि उसकी आवाज़ कहीं बाहर नहीं जा सके। उसके पेट पर, बाईं टांग पर, गर्दन पर, दाईं हाथ पर, अंगूठी की उंगली पर तमाम जगहें चोटें थीं। उसकी लाश को देखने के बाद ऐसा लगता था कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर ज़्यादती की है और ये कोई सुसाइड का केस नहीं है। और यही बात उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आती है कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है, ये एक बलात्कार और मर्डर का केस है। लेकिन और वहाँ के हॉस्पिटल के जिम्मेदार को ऐसा लगता था कि ये सुसाइड का केस है और यही बात उनको शक के घेरे में लेती है। एक पुलिस अफसर के मुताबिक ये जुर्म तकरीबन सुबह 3 बजे से 6 बजे के दरमियान हुई थी। और उसने आगे बताया कि ट्रेनी डॉक्टर की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। ऐसा लगता था कि उसका गला घोंट कर मारा गया है और गले को बहुत ही ज़ोर से दबाया गया है, जिससे उसके गले की हड्डी टूट गई थी। हॉस्पिटल के तरफ से उस ट्रेनी डॉक्टर के पिता को कॉल करके बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से चले आइए, और फ़ोन कट हो जाता है। फिर उसके बाद
उस ट्रेनी डॉक्टर के पिता दोबारा कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, मगर जिस शख्स ने कॉल किया था वो रिसीव नहीं करता है। फिर कई बार कॉल करने के बाद वो शख्स रिसीव करता है, तो फिर ट्रेनी डॉक्टर के पिता पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, मुझे डिटेल में बताओ। तो वो शख्स बोलता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। तो ये बात सुनकर ट्रेनी डॉक्टर के पिता रोने लगते हैं और वो तुरंत हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ हॉस्पिटल जब वो आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है और खून में लथपथ है। वो देखकर चीखने और चिल्लाने लगते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा वो कैसे कर सकती है। वो एक होनहार और काबिल स्टूडेंट थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कोलकाता पुलिस इस कत्ल की जांच करने के लिए हॉस्पिटल के तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, खंगालती है। जब अस्पताल के अहाते में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है कि 9 अगस्त की सुबह 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में एक शख्स दाखिल होता है और दाखिल होने के चंद घंटे बाद ही उस बिल्डिंग से ट्रेनी डॉक्टर की लाश बरामद होती है। और इसके अलावा एक और सबूत पुलिस के हाथों लगती है। जब वो शख्स उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा था तो उसके गले में एक ब्लूटूथ हेडसेट होता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके गले में वो ब्लूटूथ हेडसेट नहीं रहता है, गायब होता है। और इसमें अहम सबूत के तौर पर इस ब्लूटूथ को देखा जाता है, क्योंकि जब ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी तो उसके पास से एक ब्लूटूथ का टूटा हुआ हिस्सा भी मिला था। जब उस ब्लूटूथ के हिस्से को उसके मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है तो मुलजिम संजय रॉय के फ़ोन से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। फिर उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और आगे उसको 23 दिन के लिए हिरासत पर भेज देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय ने उस ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार और कत्ल करके अपने घर गया था और अपने कपड़ों को धोया था ताकि वो खून के निशानात को मिटा सके, लेकिन पुलिस को उसके जूतों पर खून के धब्बे मिलते हैं, जिससे उसके ऊपर शक और मजबूत हो जाता है। संजय रॉय को 23 अगस्त तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया जाता है। मुलजिम संजय रॉय वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला था और वो उस हॉस्पिटल का एम्प्लॉय नहीं था, बल्कि वो कोलकाता पुलिस के साथ एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। इसलिए वो अक्सर कैंपस की बिल्डिंगों में देखा जाता था, जहां वो बिना रोक टोक जाता था और उसकी तकरीबन 12,000 सैलरी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय ने 2019 में कलकत्ता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में एक वॉलंटियर के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में वो पुलिस वेलफेयर सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद उसको कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस के आउटपोस्ट में भेज दिया गया था और तभी से उसको हॉस्पिटल के तमाम डिपार्टमेंट्स में, बिल्डिंगों में जाने का एक्सेस मिल गया था। वो हॉस्पिटल के किसी भी जगह आसानी से जा सकता था। कभी उसे इमरजेंसी हॉल में देखा जाता था तो कभी किसी मरीज को एडमिट कराते हुए देखा जाता था। वो मरीजों को बेड दिलवाने का भी दलाली किया करता था। अगर किसी को नर्सिंग होम में बेड नहीं मिलता था तो वो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में उसको बेड दिलवा देता था और उसके लिए वो चार्ज भी किया करता था। मुलजिम संजय रॉय इस रैकेट में शामिल था, इस रैकेट को चला रहा था और वो आसानी से किसी को भी आरजीकर हॉस्पिटल में बेड दिलवा देता था और उसके लिए आसानी से पैसे भी लेता था। इसके अलावा संजय रॉय पुलिस वाला नहीं था, लेकिन उसका आव भाव, उसका एटीट्यूड एक रियल पुलिस वाले की तरह था। वो पुलिस के बैरक्स में भी ठहरने का बंदोबस्त कर लिया था, जिससे लोगों पर उसका और रोब जमाना आसान हो गया था। वो एक टी शर्ट पहनता था जिस पर केपी कोलकाता पुलिस का लोगो बना हुआ था और उसकी बाइक पर भी केपी का निशान था, जिससे तमाम लोग सोचते थे
कि ये रियल का पुलिस वाला है, लेकिन वो हकीकत में पुलिस वाला नहीं था, एक सिविक वॉलेंटियर था जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा था और उसकी सैलरी तकरीबन 12,000 रुपये थी। और दूसरे कई सिविक वॉलेंटियर उसे हकीकत में पुलिस वाला ही समझते थे। उसने पुलिस में कई लोगों को काम दिलवाने के लिए भी कहा हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम संजय रॉय ने पुलिस के फ़ौरन पूछताछ के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया था और बड़े बेबाक होकर, लापरवाह होकर उसने पुलिस को कहा कि चाहो तो मुझे फांसी दे दो। पुलिस को उसके मोबाइल पर बहुत सारी पोर्न वीडियोज़ पाई गई हैं। वो गंदी फिल्में देखने का आदी था। जाहिर सी बात है, इस तरह की गंदी वीडियोज़ देखने वाला इंसान गंदे ही काम करेगा और ऐसे ही बड़े बड़े क्राइम करेगा, क्योंकि उसका दिमाग गंदगी की तरफ ज़्यादा होता है, उसके दिलो दिमाग में गंदगी ही भरी होती है। ये एक जीती जागती मिसाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस मर्डर और रेप केस में संजय रॉय अकेला नहीं है, उसके साथ और कई लोग शामिल हैं इस वारदात को अंजाम देने में। इस दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को और पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है और इस घटना को निर्भया कांड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह निर्भया के साथ बर्बरता की गई थी और उसके साथ जो गलत काम करके जिस तरह से उसका कत्ल किया गया था, ठीक उसी तरह इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ भी इंसानियत को शर्मसार करने वाले काम को कर कर और बड़ी ही बेदर्दी बेरहमी के साथ उसका कत्ल किया गया है। वो एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी, एक डॉक्टर थी। वो सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। जो कोर्स था, जो पढ़ाई थी, कंप्लीट हो जाती और वो एक चेस्ट मेडिसिन की डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करती, लोगों का इलाज करती, जिससे लोगों का बहुत भला होता। इस घटना से सिर्फ उसके माँ बाप का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि आम लोगों का भी नुकसान हुआ है। एक लड़की को डॉक्टर बनाना और एक लड़की को खुद डॉक्टर बनना कितना मुश्किल होता है। जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है और जो उनके माँ बाप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाते हैं वही जानते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाने में पैसे तो खर्च होते ही हैं, उसके साथ में काबिलियत भी होनी चाहिए और वो लड़की काबिल थी, तभी वो चेस्ट मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ रही थी और सेकेंड ईयर में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी। अफसोस की बात है, उस लड़की को बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। इस ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद तमाम जूनियर डॉक्टर्स और तमाम लोग भी उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये केस सीबीआई के पास है और सीबीआई जितने भी सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन तमाम बातों के बीच वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आता है और वो कहती हैं, ये घटना अफसोसनाक है और काबिले मज़म्मत है। ये मुझे निजी नुकसान की तरह मालूम होता है। उनका गुस्सा और डिमांड जायज़ है, मैं उसकी हिमायत करती हूँ। इन सब के बीच ट्रेनी डॉक्टर के पिता का भी बयान आता है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी उस दिन सुबह 8:10 पर ड्यूटी के लिए निकली थी। वो उस दिन ओपीटी पर ड्यूटी कर रही थी और आखिरी बार उसने अपनी माँ से रात 11:15 पर बात की थी। सुबह जब मेरी पत्नी ने कॉल किया तो उसका फ़ोन बज रहा था, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। शायद उस वक्त तक मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं थी, वो मर चुकी थी। आगे वो बताते हैं कि शक की बात यह है कि उसकी ड्यूटी ओपीटी पर थी और 3 बजे से सुबह उसकी किसी को ज़रूरत महसूस नहीं हुई, हालांकि वो ड्यूटी पर ही थी। जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मेरे बेटे और बेटियां हैं। कि उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी की हत्या तो हो चुकी है, लेकिन अब करोड़ों बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं। और उन्होंने आगे बताया, उसे
कॉलेज में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था और पूरी डिपार्टमेंट पर शक है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कल सीबीआई के एक अफसर से बात की है और आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि केस कोर्ट में है और कोर्ट की निगरानी में है। हमारे देश में आए दिन रेप के केसेस और मर्डर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इन रिपोर्टों को स्टडी करने पर पता चलता है कि इसके पीछे दो चीज़ें हर जगह पाई जाती हैं। बहुत सारी जगहों पर खबरें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि रेप कर कर कत्ल कर दिया गया। यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी यही मामला हो रहा है और बड़ों के साथ भी यही मामला हो रहा है। लड़की बच्ची हो या बड़ी हो, जो हैवान सिफत इंसान हैं, जो देखने में तो इंसान नज़र आते हैं लेकिन वो इंसान के शक्ल में शैतान हैं, हैवान हैं और हमारे बीच ही रहते हैं। तो दो बातें इन तमाम केसेसों में दो बातें कॉमन पाई जा रही हैं। पहली कि हर केसेस में जो मुल्जिम होता है वो गंदी फिल्मों को देखने का आदी होता है। मुल्जिम के मोबाइल पर अक्सर पोर्न वीडियोस पाए जाते हैं। जब उनको हिरासत में लिया जाता है, जब तलाशी होती है और उनके मोबाइल्स को चेक किया जाता है, तो हर केसेस में लगभग गंदे वीडियोस उनके मोबाइल में पाए जाते हैं। और दूसरा ये कि मुल्जिम नशे की हालत में होता है, शराब पिया होता है या कुछ और नशा किया होता है। तो ये दो चीज़ों पर गौर करने की बात है हमारी सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को, कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एडिक्शन है और जब कोई शख्स एडिक्टेड हो जाता है तो वो और उसका दिमाग गलत काम करने की तरफ ही जाता है और गलत काम ही करता है। और ये एक जीती जागती मिसाल है। इसके पीछे इस मर्डर केस में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज अभी सामने आ रहे हैं और सामने और आएंगे। अभी ये केस कोर्ट के ज़ेरे निगरानी है। उम्मीद है जितने भी इस मर्डर के पीछे रहस्य हैं, राज हैं, सब सामने आएंगे इस बार। एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 साल पहले 2001 में भी इसी तरह की रहस्यमयी एक मौत हुई थी, एक स्टूडेंट की, जो एक डॉक्टर जो पढ़ाई कर रहा था, उसकी भी रहस्यमयी मौत हुई थी। लेकिन आज तक उस केस का कोई अता पता नहीं है, बल्कि उस केस को क्लोज कर दिया गया और उसकी मौत को सुसाइड का केस ही माना गया। शुरुआत में भी उस हॉस्पिटल के कुछ जिम्मेदार लोगों ने सुसाइड का ही नाम दिया था। वो तो भला हो वहाँ के ट्रेनी डॉक्टरों का कि उन्होंने आवाज़ उठाया और प्रोटेस्ट किया, तब जाकर जो है पुलिस हरकत में आई और इस केस को वेस्ट बंगाल पुलिस से लेकर जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई अब इस केस की जांच कर रही है और उम्मीद है इस बार इस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को सुसाइड करार नहीं दिया जाएगा और आने वाले दिन में, अभी तो सिर्फ संजय रॉय पकड़ा गया है, इसके साथ जितने लोग शामिल हैं तमाम लोग पकड़े जाएंगे और हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि तमाम लोग पकड़े जाएं। जितने भी लोग बड़े हों, चाहे जितने भी जिस भी पोस्ट पर हों, जो भी लोग हों, उन तमाम लोगों का सच सामने आए और कड़ी से कड़ी सज़ा देकर हमारे बीच ये जो अनसेफ्टी का माहौल बन रहा है, जिससे लोग अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में, पढ़ाने में बहुत डर रहे हैं, सहम रहे हैं। एक ऐसे एजुकेटेड और एक ऐसे प्रोफेशनल जगह में ऐसा घटना बहुत ही समझ से बाहर है। आम जगहों पे ये सब क्राइम सुनाई देते हैं, लेकिन एक ऐसे बड़े प्रोफेशनल और नामचीन हॉस्पिटल में ऐसा घटना बहुत ही अफसोस और दर्दनाक बात है, क्योंकि ये एक एजुकेशन और एक पढ़ाई से रिलेटेड जगह है और ये एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई होती है। और अफसोसनाक हत्या ने
हमारे बीच एक काबिल डॉक्टर को छीन लिया और एक माँ से और एक बाप से अपने बच्ची को छीन लिया, अपनी बेटी को छीन लिया। इसका दर्द तो वो माँ बाप ही समझ सकते हैं जिनकी बेटी के साथ ये वारदात हुई है। जितना भी अफसोस किया जाए कम है। उम्मीद है आगे इस तरह की वारदात हमारे देश में सुनाई ना दे। पुलिस प्रशासन और सरकार इसके ऊपर में ख़ास अहम स्टेप ले और ऐसे कानून बनाए जिससे लड़कियां सेफ हो जाएं और कोई भी इस तरह का काम करने की तो दूर की बात है, दिमाग में सोचने से भी वो घबराए।